तो आज देखो हम देखने वाले हैं विविध उदाहरण। चैप्टर है अपना संबंध एवं फलन, यानी चैप्टर नंबर 2। अब देखो यार, विविध उदाहरण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 या उदाहरण नंबर 18। यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लीजिए कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक वास्तविक फलन जहाँ पे एफ एक्स बराबर हो एक्स प्लस 10 के, इसको परिभाषित कीजिए और यहाँ पे एक आलेख खींचिए। देखो यार, सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे एक फलन है जो कहाँ से कहाँ तक परिभाषित किया हुआ है, आर से आर तक। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 10 दिया है, इसका हमसे आलेख पूछा है। अब आलेख सुन के हो सकता है आपको डर लगा हो, यार इसका आलेख कैसे बनाएंगे। उसके लिए आप सीधी सी बात याद रखो, जो एफ ऑफ एक्स होता है इसी को वाई बोला जाता है, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है इसको आप वाई समझो। अब यार ऐसा क्वेश्चन तो आपने कक्षा 10 में भी किया था कि वाई बराबर इस तरह से कुछ लिखा गया है, आपको ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, कम से कम 2 मान निकालो और फिर ग्राफ बना दो। वही यहाँ पर भी करना है, इसको वाई की तरह ही ट्रीट करना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो कि वाई के ही बराबर होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सी एक टेबल बनाएंगे पहले। ठीक है, और इस टेबल में क्या करना है आपको, एक्स और वाई का, ठीक है, मान निकाल लेना यार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये अपना x हो गया, ये अपना y की जगह मैं y भी लिख सकता हूँ, या फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा एफ ऑफ एक्स लिखो, वैसे लिख दोनों ही सकते हो आप। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x का मान अलग अलग रखोगे, y यानी कि एफ ऑफ एक्स का मान अलग अलग मिलता जाएगा। जैसे मान लो x की जगह 0 रख दो, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 0 + 10 यानी 10। यानी कि x का मान अगर मैं शून्य रखता हूँ तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। मान लो कि आपने इसकी जगह x की जगह -10 रख दिया, -10 + 10 यानी कि 0। 0 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यानी कि अगर आप यहाँ पे x की जगह -10 रखते हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका एक आलेख बनाना है। ठीक है, तो आलेख बना लेते हैं यार। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे मार्किंग कर दो आप सबसे पहले तो x और y एक्सिस की। तो ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। इसी तरह से ये -5 हो गया, ये -10 हो गया, ये -15 हो गया। ठीक है, ऊपर ये y 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। नीचे इसी तरह से माइनस में चलेगा। ये अपना ओरिजिन है, यानी 0 0। अब यहाँ पे देखो, पहला बिंदु अपना क्या है, x 0 है, तो y यानी कि एफ ऑफ एक्स, जो ये y है इसी को एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बोला जा रहा है, समझो। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्या है, 0 और y कितना, 10, यानी कि ये वाला पॉइंट x 0 y 10। तो एक बिंदु तो अपने को ये मिल गया। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या मिला, दूसरा बिंदु मिल गया x -10 है, y यानी कि एफ ऑफ एक्स 0 है, तो यानी कि वो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दो यार। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिलाओगे, हो गया अपना काम। ठीक, तो ये बन गया अपना ग्राफ। अब ये पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये कितना है, x 0 है, y 10 है। ये जो अपना पॉइंट है ये कितना है, x -10 है, y यानी कि एफ ऑफ एक्स 0 है। ठीक है, फंक्शन किसका है या ग्राफ किसका है, तो आप कह सकते हो ये ग्राफ जिसका भी है उसको लिखना होता है लाइन पे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, x + 10। तो ये बन गया यार आलेख, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं। अगर मैं बात करूं उदाहरण नंबर 19 की, तो ये भी काफ़ी आसान है। इसमें कह रहा है मान लीजिए कि R जो है वो Q से Q में, ठीक है, डिफाइंड है। R एक संबंध है यहाँ पर। ठीक है, R की परिभाषा क्या दी गई है वो इम्पोर्टेंट है। देखो पहली बात तो R जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, Q से Q में है। ठीक है, ये दो Q क्या होती है, Q का मतलब है परिमेय संख्या है। ठीक, अब R जो है, ठीक है, जो हमें बताया गया है उसमें देखो क्या क्या आता है, क्रमित युग्म आता है A और B का, जहाँ पे A और B दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे, Q यानी परिमेय संख्या है। ठीक है, Q यहाँ पे है परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा एक और चीज़ हमसे बोली गई है कि जो A - B है वो बिलोंग करेंगे Z यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक को। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों चीज़ें जो लिखी हुई हैं, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट, ये सही है। ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले की बात कर लेते हैं यार। पहले में देखो क्या बोला गया है कि सिद्ध करना है कि A, A संबंध में होंगे।
चाहे जितने ए क्यू में है सबके लिए। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सभी के सभी का निशान है उन सभी ए की बात करूँ अगर मैं, जो क्यू में है, जो क्यू मतलब परिमेय संख्याओं में है। तो मुझे पता है कि यार मेरे इस रिलेशन में वही ए और बी आ रहे थे जहाँ पे ए में से बी घटाने पे एक पूर्णांक बचता है। अब मुझे दिखाना है ए और बी जो था, बी की जगह भी ए है, यानी कि ए की जगह भी मुझे ए रखना है, बी की जगह भी ए रखना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ए की जगह ए, बी की जगह ए, तो ए माइनस ए हो जाएगा। तो मतलब मुझे सोचना है ए माइनस ए क्या होता है। समझ में आ गया मैंने यही क्यों लिखा, क्योंकि मैं डिसाइड इस बात से करूँगा कि वो वाला ए और वो वाला बी यहाँ पर आएंगे जहाँ पे ए में से बी घटाया जाए तो एक पूर्णांक बचे। अब क्योंकि मेरे को सबसे पहले जो दिया गया है वो बी की जगह भी ए दे दिया गया है, तो मैं यहाँ पे बी की जगह ए रख के देखूँगा तो कैसा बनेगा, ये ए माइनस ए ही तो बनेगा। तो मुझे बताओ अगर ए में से ए घटाओगे तो जीरो मिलेगा, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ए क्या था। ए कोई भी परिमेय संख्या होगी, ए माइनस ए जीरो मिलेगा। और जीरो एक पूर्णांक होता है क्या, हाँ। तो ए माइनस बी करके जो भी आ रहा है वो एक पूर्णांक है क्या, हाँ। तो हम बोलेंगे जीरो तो पूर्णांक में होता है। और यहाँ पे बोला गया था कि ए और बी में से घटा के पूर्णांक मिला तो ए और बी यहाँ लिख दो। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी हम लिख देंगे कि ये किस में है, रिलेशन यानी संबंध में है, क्योंकि ये पूर्णांक था। आ गया ना ये, ठीक है भाई। ये चीज़ कहाँ पे है, संबंध में। कब, जब ये चीज़ कहाँ है, इंटीजर यानी पूर्णांक में है। तो ये चीज़ इंटीजर में थी तो ये संबंध में आ गया। तो पहला तो सिद्ध हो गया है ना, पहला पार्ट तो काफ़ी नकली सा था, वैसे नकली तो सारे ही हैं यहाँ पे, ठीक है। बट आगे देखो दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ, दूसरे हिस्से की, ठीक है। दूसरे हिस्से की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देता हूँ। दूसरे हिस्से में क्या बोला इन्होंने कि ए और बी अगर संबंध में है तो ये दिखाओ कि इसका तात्पर्य है कि बी और ए भी होगा। चलो करके दिखा देते हैं। देखो यार, अगर ए और बी संबंध में है यानी कि आर में है, तो मुझे एक बात बताओ, सवाल में बोला क्या गया है कि ए और बी अगर आर में है तो ये तभी होगा जब ए में से बी घटाने पे क्या आ जाए, एक पूर्णांक आ जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यार इसका मतलब है कि ए में से बी घटाने पे पूर्णांक आया होगा, यानी कि ए माइनस बी पूर्णांक रहे होंगे तभी तो ये उसमें है। भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि ये होगा तो ये होगा, इन्होंने कहा ये है तो यानी ये रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो सोचो अगर ए में से बी घटाने पे पूर्णांक आता है तो क्या बी में से ए घटाने पे भी पूर्णांक ही आएगा कोई, बिल्कुल। जैसे आप सोचो 4 में से 3 घटाने पे अगर 1 आता है तो 1 अगर पूर्णांक है तो -1 भी तो पूर्णांक ही होता है। मतलब इसका उल्टा कर दोगे, 3 - 4 तो -1 ही तो आएगा, निशान ही तो बदलेगा बस, ये तो रहेगा तो वो भी पूर्णांक ही है ना। तो यानी कि जैसे ये हो गया, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ इसका मतलब बी कोमा ए कहाँ पे है, रिलेशन में है यानी संबंध में है। ऐसा क्यों बोला मैंने, इसका तात्पर्य है का निशान लगा दो, ठीक है। क्योंकि मुझसे कहा गया है कि जिसमें से जो घटा के यहाँ पे आया, जो पहले था उसको पहले लिख दो, जो बाद में था उसको बाद में लिख दो। तो पहले इस बार बी है तो बी पहले लिखा और बाद में है तो ए बाद में लिखा, इसलिए यहाँ पे बी कोमा ए आया जो इन्होंने बोला था, हम ले आए यार वो। तो दूसरा भी हो गया कि हाँ भैया ऐसा तो होता है, तो दूसरे में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ए और बी अगर रिलेशन में था तो तात्पर्य है कि बी ए भी रिलेशन में है, हमने प्रूफ कर दिया। तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में कह रहे हैं अगर ए कोमा बी संबंध में है, बी कोमा सी संबंध यानी रिलेशन में है, तो इसका तात्पर्य है कि ए कोमा सी भी होगा, ऐसा सिद्ध करो। तो यार अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लेते हैं पहले नया पेज। इन्होंने क्या बोला तीसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में खुद ही कह रहे हैं कि ए कोमा बी संबंध में है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि बी कोमा सी भी संबंध में है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। ये चीज़ें थर्ड पार्ट में गिवन है, यानी कि दी गई हैं, हमें बताई गई हैं। तो इसका यही तो मतलब हुआ कि ये कब रहा होगा, जब पहले वाले में से दूसरा वाला घटा के एक पूर्णांक आया होगा, ठीक है ना। अच्छा ये कब रहा होगा, फंक्शन में बोला गया है कि 2 यहाँ पे जोड़ा आएगा जब पहले में से दूसरा घटा के इंटीजर आता है, यानी कि बी में से सी घटा के एक इंटीजर यानी पूर्णांक आया होगा। अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ कि अगर a माइनस बी कोई पूर्णांक है, b माइनस सी कोई पूर्णांक है, तो इनको जोड़ने पे भी पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अगर मैं a माइनस बी उठा लूँ और उसको जोड़ दूँ b माइनस सी में, तो जो भी आएगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा, सीधी सी बात है।
यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो 2 पूर्णांकों का योगफल 1 पूर्णांक होता है। आप दुनिया का कोई भी पूर्णांक उठा लो, जैसे 3, कोई और उठा लो जैसे मान लो 12, इनको जोड़ोगे तो 15 आएगा, 15 भी एक पूर्णांक ही है। तो ये जो है एक पूर्णांक है, यहाँ लिख दिया। ये जो है ये भी देखो एक पूर्णांक है, यहाँ लिख दिया। तो इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो भी पूर्णांक में से ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो -b से +b कट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा a - c, यानी कि एक पूर्णांक ही रहा होगा। वही तो, बस इसको सोल्व करके सारी चीज़ छाप दी ऐसी। अब देखो अगर a - c एक पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि जिसमें से जो घटा के पूर्णांक आया ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, है ना। यानी कि ये पहले और ये बाद में, ये भी एक पूर्णांक ही रहा होगा। तो मतलब ये रिलेशन में होगा ना ये, तो ये हमारे संबंध में रहा होगा। क्योंकि समझ लेना पहले डेफिनेशन, कह रहा है कि पहले वाले में से दूसरे वाला घटा के अगर एक पूर्णांक आया तो पहले वाला आप पहले लिख सकते हो, दूसरा वाला बाद में। कहाँ पे? रिलेशन के अंदर। तो वही चीज़ है, ये पहले वाला या बाद वाला कहाँ पे? ये रिलेशन है। ठीक है, सॉरी जेड लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या आएगा? रिलेशन के अंदर। आगे बात समझ में? चलिए, सिद्ध हो गया। अच्छा, उदाहरण 20 में क्या कह रहा है? यदि f 1 1 2 3 0 - 1 -1 -3 z से z में एक रैखिक फलन है तो f(x) ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है कि f(x) क्या होगा, कब? जब ये सब फलन के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि f के बराबर क्या है? 1 1 आ रहा है, 2 3 आ रहा है f में। ठीक है, -1 -3 आ रहा है f में। अच्छा, एक चीज़ छूट गई, वो बाद में लिख देता हूँ, ऑर्डर का तो फर्क नहीं पड़ता ना। 0 -1 आ रहा है फलन में। और फलन कहाँ से कहाँ तक है? पूर्णांक से पूर्णांक के समुच्चय में। एक बात याद रखना, काम की चीज़ बता रहा हूँ, कि जो पुट किया है वो x की वैल्यू होती है और जो ये आया है ये y यानी कि f(x) की वैल्यू होती है। इसी तरह से ये क्या है? x की वैल्यू है, ये क्या है? f(x) की वैल्यू है। समझ में आ गया कि भाई कोमा के पहले वाला x की जगह रखने पे जो मिलता है वो f(x) है, यानी वो कोमा के बाद वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कह रहा है कि एक रैखिक फलन है। रैखिक फलन का मतलब देखो कि रैखिक समीकरण क्या बनती है? y = mx + c, ये फॉर्मूला याद रखना है ना। ये एक लाइन की समीकरण है, ये आपको आनी चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण होता है y = mx + c। कैसे? जो भी लाइन बनती है, ठीक है, इसका स्लोप, एक तो ढाल कितना है, कितनी ढलान पे है ये, वो होता है m। अभी आगे जाके आप चैप्टर में पढ़ोगे, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा इसलिए बता दे रहा हूँ। c क्या होता है? इसने y को कहाँ पे काटा, y इंटरसेप्ट को c बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसी y को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? f(x) से, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि f(x) को ही y बोलते हैं। मतलब आगे जाके आप पढ़ोगे y = mx + c, बट आप चाहो तो y की जगह पे f(x) भी लिख सकते हो। अब बस वैल्यू रख दो यार। अगर 1, 1 है ना, जो 1, 1 है ये इस f में है, अपने फंक्शन में है, तो मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो f(x) की वैल्यू भी 1 होगी। तो f(x) की जगह मैंने 1 लिखा और m इंटू में x की जगह 1 लिखा, तो यहाँ से 1 बराबर आ गया m + c के। इसको ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब कोई और सा ले लो यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ये 0 वाला ले लो, इससे जल्दी हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि भाई 0, -1 भी तो फंक्शन में 0 क्यों लिया भी समझ में आ जाएगा आपको। तो इसका मतलब है कि ये x की जगह और ये f(x) की जगह रख सकते हैं, है ना। काम इनको लेने से ही बन जाता, बट उसको सॉल्व करने में थोड़ा और मेहनत करनी होती। अब इसमें एक चीज़ 0 है ना, तो वो काम आसान बना देगी। देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे f(x) जो भी है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो यार। ठीक, देखो f(x) की जगह -1 रखो, तो यहाँ आ गया -1। ठीक है, x की जगह 0 रखो, तो 0 रखते ही 0 इंटू ये 0 हो गया, इसीलिए मैंने 0 रखा, सीधा c बचा बस। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हो गई 0, क्योंकि x की जगह रखा हमने 0। आगे बात समझ में? तो c कितना आ गया? -1। अब c अगर -1 आया है तो c को इसमें पुट कर दो, m पता लग जाएगा। वहाँ पे क्या है? m + c = 1, है ना, यहाँ से उतारा मैंने। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या रख दी? -1, तो m कितना आ गया? 2। m 2 आ गया, तो हमारा फंक्शन क्या था? फंक्शन निकालना था हमें।
हमारा फंक्शन क्या था देखो ज़रा, अपना जो फंक्शन था वो था एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ लिख दो एम एक्स प्लस सी, एम और सी की वैल्यू पुट कर दो बस, इसीलिए हमने इतनी मेहनत करी। तो एम की वैल्यू 2 है, ये खतरनाक सा दिख रहा ना जो, ये 2 है, थोड़ा स्टाइलिश बन गया था। तो एम की जगह 2 रखोगे, 2x है ना, एम की जगह 2 आ गया, साथ में x है, और सी की वैल्यू कितनी आई है -1। तो अपना फंक्शन कितना हो गया, यानी कि फलन कितना हो गया 2x - 1। क्लियर हो गई बात, आसान था ना। आगे चलते हैं। उदाहरण 21 कह रहा है कोई फलन है, इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको कोई ऐसा दिया होगा, प्रांत का मतलब हम ऐसा क्या क्या एक्स रख सकते हैं जहाँ पे इसको कोई तकलीफ नहीं है, कौन कौन सा एक्स इसको ठीक है ठीक लग रहा है, ये रख सकते हैं। तो याद रखना जब भी, ये ना इंपॉर्टेंट सी बात है, एक बहुत सिंपल सा ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई की अगर मैं बात करूँ तो, आपके बोर्ड एग्जाम की बात करूँ तो। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, जो डिनोमिनेटर है ना जीरो नहीं होना चाहिए, आपको पता है कि जो इसका यहाँ पर डिनोमिनेटर है यानी हर है, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर जीरो नहीं होना चाहिए ना, जीरो से डिवाइड करोगे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब आप बस ये देख लो कि यहाँ पर ये कहाँ पर जीरो बन रहा है, और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर कहीं पे अंडर रूट होता कुछ होता तो हम सोचते भाई कि अंडर रूट के अंदर कौन कौन से एक्स आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं, बट कुछ नहीं है। बाकी सब जगह सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे वाला जीरो ना बन जाए, बस यही तो ध्यान रखना है हमें। तो जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे कुछ आ जाए तो सबसे पहले ध्यान रखना नीचे वाला जीरो ना ही होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे चलो सब जगह तो ठीक है, बस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो गुणा करके 4 और जोड़ के 5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 और 1, यानी -4x और -1x प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लोगे, x -4 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लोगे, x -4 बचेगा, और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी x -4 बच गया, और एक ब्रैकेट में आ गया x -1, ये आपको करना आता होगा। तो यानी कि x -4 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एंड वाला केस आएगा, क्योंकि दोनों में से एक भी होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये भी नहीं होना चाहिए। तो यानी कि x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ से आ जाएगा 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ से आ जाएगा -1 को चले जाओ 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर होना किसके बराबर चाहिए, वही अपना प्रांत यानी कि डोमेन हो जाएगा। बाकी कुछ भी हो सकता है x रियल नंबर, तो प्रांत यानी कि जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो, बस 4 और 1 को छोड़ के, यानी इनको माइनस कर दो, गायब कर दो, यानी कि इनको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये प्रांत निकल गया, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात। उदाहरण 22 की बात करता हूँ मैं। अब देखो जो उदाहरण 22 है काफ़ी आसान है। इसमें क्या बोला गया, फलन एफ जो है, जो कि यहाँ पे डिफाइंड है, इसका एक आलेख खींचो। देखने में डरावना लग रहा है लेकिन है आसान। देखो एफ एक्स 3 अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह की वैल्यूज़ देता है। अगर एक्स 0 से छोटा होगा तो एफ एक्स का मान ये होगा, अगर एक्स 0 के बराबर होगा तो एफ एक्स का मान ये होगा, अगर एक्स 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स का मान ये होगा। तो मान लेते हैं एक्स छोटा है 0 से, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स अगर 0 से छोटा होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा, ध्यान दो, तब एफ एक्स का मान होगा ये, है ना, यानी कि 1 - x। तो यहाँ पे 1 - x लिख दो यार। एक दो वैल्यूज निकाल लो ना आपको जो सही लगे। जैसे मान लो आपने -1 पे ही निकाल लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 1 - x की जगह -1, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि एफ ऑफ -1 2 आ गया, है ना। दो दो पॉइंट निकाल सकते हो, चाहो तो कुछ और निकाल लो, चलो यूँ रख दो, -2 रख दो यार। -2 रखोगे तो फिर से यहाँ पे -2, 1 -x की जगह -2 आ गया, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3। दो दो पॉइंट निकालना काफ़ी है, वैसे तो एक से भी काम चल जाता है क्योंकि 0 का आके लिंक होंगे ये लोग, ठीक है। अच्छा, और x बराबर 0 पर अगर हम बात करें तो फिर एफ ऑफ एक्स सोचना ही नहीं है, वो तो 1 ही होता है, दिया हुआ है कि अगर x बराबर 0 लोगे तो ये 1 आएगा। अच्छा, और अगर मैं थोड़ा छोटा वैल्यू लूँ, बड़ा वैल्यू सॉरी, x 0 से बड़ा है, तब क्या होगा एफ ऑफ एक्स, तब एफ ऑफ एक्स होता है x + 1। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है x 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स का मान ये लेना है आपको, x + 1। अब कुछ भी वैल्यू रख दो यार, जैसे 1 रख दो, 1 रखोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 रख दो यार, 2 रखोगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। अब आप इसका ग्राफ बना लो, बन जाएगा आराम से, है ना। ये अपना x एक्सिस हुआ, ये अपना y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इस तरह से बना दो यार, ठीक है।
देखो यार सबसे पहले बात करते हैं यार जीरो पर। तो देखो एफ ऑफ एक्स की जो वाई समझो, वाई बराबर कितना है 1, कब? जब एक्स जीरो है। यानी हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1 है ना। एक्स बराबर जीरो पर वाई कितना है 1 है, यानी एक्स जीरो पर वाई 1, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है ना। तो अपना एक तो पॉइंट ये आ गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या है एक्स जीरो पे वाई यानी एफ ऑफ एक्स 1 आया है। फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो एफ ऑफ एक्स का वाई रिप्लेस करते हैं ना अपने दिमाग में। ठीक है, एफ ऑफ -1 कितना है 2, यानी जब एक्स की जगह -1 रख रहे हो, ठीक है ना, एक्स की जगह, क्योंकि एक्स की जगह पे आया है, एक्स की जगह -1 रख रहे हो तो वाई की जगह कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये आपको लेना है एक्स की जगह, जो वैल्यू आई है वो वाई की जगह। तो एक्स की जगह -1, वाई की जगह 2, यानी कि पॉइंट क्या बनेगा -1,2। तो -1,2 मतलब एक्स पे -1 जाओ और वाई 2 यानी ऊपर आ जाओ 2। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया। फिर यहाँ पे अगर x की जगह -2 ले रहे हो, x की जगह, तो 3 मिल रहा है y की जगह, यानी पॉइंट क्या बन जाएगा -2,3, यानी x पे -2 आए, y पे ऊपर चले गए 3। ठीक है, इनको मिलाओगे तो ये ऐसा कुछ ग्राफ देगा, इस तरफ आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आप ये नेगेटिव x के लिए, तो आप x ग्रेटर देन 0 के लिए भी आ जाओ, है ना। x ग्रेटर देन 0 यानी बड़ा है, इधर आएगा। तो अगर x की जगह 1 रख रहे हो तो y की जगह 2 मिल रहा है, यानी पॉइंट हो जाएगा x1 y2। ठीक है, तो x पे 1 चलोगे y2 यानी ऊपर आ जाओगे, यानी कि यहाँ। तो ये पॉइंट हो गया x1 y2। ठीक है, और दूसरी बात, अगर x2 रख रहे हो तो y3 आ रहा है, यानी कि x2 और y3, x पे 2 और y3 ऊपर आ जाओ। ठीक है, यानी कि ये कुछ यहाँ आ गया, इनको ऐसे मिला दो, बन गया अपना ग्राफ। ठीक है ना, ये पॉइंट लिख सकते हो, x1 है y2 है, x2 है y3 है। ये ग्राफ कौन सा बना है जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से, मतलब जहाँ पे x 0 से बड़ा था, यानी कि ये वाला x+1 वाला है। ऐसे ही ये जो पॉइंट है ये क्या है, x -1 है तो y2 है। ये पॉइंट क्या है, x -2 है तो y3 है। ग्राफ कौन सा है ये, एफ ऑफ एक्स जब किसके बराबर है 1 - x के बराबर है, क्योंकि ये वाली चीज़ ऊपर थी ना। तो ये बन गया यार ग्राफ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम विविध प्रश्नावली करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।